Okay, so we are going to discuss the clinicals related to the gluteal and posterior thigh lesions. तो सबसे पहले हमारे पास क्लिनिकल है ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस। अब ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस क्या है? बेसिकली हमारे पास एक बर्सा है, डैट इज़ ट्रोकेंटेरिक बर्सा, उसकी इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। बर्साइटिस यानी इस बर्सा की इन्फ्लेमेशन है। अब ट्रोकेंटेरिक नाम से जाहिर है कि ये बर्सा कहाँ पे प्रेजेंट होगा। इट इज़ रिलेटेड टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर बोन। तो ट्रोकेंटेरिक बर्सा जो है वो हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर बोन और जो हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस की का जो टेंडन होता है उसकी इंसर्शन के दरमियान प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ग्लूटियस मैक्सिमस की इंसर्शन है 75% इलियोटिबियल ट्रैक में हो रही होती है। डैट इज़ द थिकनिंग ऑफ द डी फेशिया ऑफ द थाई, ठीक है, जो कि लैटरली प्रेजेंट होता है। जो हमारे पास आइलिक ट्यूबरकल है वहाँ से लेके लैटरल कोंडाइल ऑफ टिबिया तक एक्सटेंड कर रहा होता है लैटरली, थाई के लैटरली, ठीक है। तो 75% जो ग्लूटियस मैक्सिमस की इंसर्शन है वो इलियोटिबियल ट्रैक में है, 25% ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पे है जो कि फीमर बोन पर प्रेजेंट है। तो हमारे पास जो ट्रोकेंटेरिक बर्सा है वो ये जो वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है डैट इज़ द जो ग्लूटियस मैक्सिमस है इसका टेंडन है, ठीक है, और ये इंसर्ट हो रहा है जो हमारे पास ये थिकनिंग है, ठीक है, इलियोटिबियल ट्रैक में। अब इसके और जो इसके नीचे हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर बोन है, इसके दरमियान यहाँ पे अगर हम ग्लूटियस मैक्सिमस का मसल हटा हुआ है, ठीक है, तो ये ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर है इसके, और ये जो हमारे पास इलियोटिबियल ट्रैक्ट है इसके दरमियान ट्रोकेंटेरिक बर्सा प्रेजेंट है। अब जाहिरी बात है कि अगर हम एनाटॉमिकली ही देख लें तो ये ओवरलाई कर रहा है ऑन द ग्रेटर ट्रोकेंटर और उसके ऊपर टेंडन ऑफ इंसर्शन ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस है। तो इस तरह की मूवमेंट जिसमें कॉन्टीन्यूसली ग्लूटियस मैक्सिमस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, जैसे कि हम स्टेयर्स क्लाइंब करते हैं कॉन्टीन्यूसली, या फिर जो जिम जाते हैं और ट्रेडमिल पे रनिंग करते हैं, तो क्या होता है कि उनकी कॉन्टीन्यूस ग्लूटियस मैक्सिमस, क्योंकि जो थाई है, ठीक है, एट द हिप जॉइंट उसकी एक्सटेंशन हो रही है कॉन्टीन्यूसली, जिसकी वजह से ग्लूटियस मैक्सिमस की कॉन्टीन्यूसली जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर और इंसर्शन ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस के दरमियान ट्रोकेंटेरिक बर्सा है उस पर कॉन्टीन्यूस फ्रिक्शन पड़ रही है, ठीक है। तो इस फ्रिक्शन की वजह से क्या हो सकता है, इस ट्रोकेंटेरिक बर्सा की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसे हम बेसिकली फ्रिक्शन बर्साइटिस भी कहते हैं, क्योंकि इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन जिसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो इस केस में हमारे पास पेन फील होता है, बेसिकली डीप डिफ्यूज पेन फील होता है ऑन द लैटरल थाई रीजन, ठीक है, क्योंकि बेसिकली अब ये लैटरली प्रेजेंट है, ठीक है, तो लैटरल थाई रीजन पे पेन फील होता है, बट मोस्टली जो है ये लोकलाइज्ड रहता है जस्ट पोस्टीरियर टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है। और इस तरह के पेशेंट को अगर अनअफेक्टेड साइड पे लिटाया जाए और एग्जामिनर क्या करेगा कि उसकी मैनुअली जो एब्डक्शन और लैटरल रोटेशन ऑफ द थाई है उसको रेजिस्ट करेगा, यानी कि अनअफेक्टेड साइड पे पहले पेशेंट को लिटाएंगे और फिर क्या करेगा, एग्जामिनर उसे कहेगा कि तुम एब्डक्शन और लैटरल रोटेशन ऑफ द थाई करो, ठीक है। तो जब वो मूवमेंट परफॉर्म कर रहा होगा तो एग्जामिनर क्या करेगा कि अपने हाथ से, जैसे एब्डक्शन कर रहा है तो अपने हाथ से एब्डक्शन को जो है रेजिस्ट करेगा इस मूवमेंट को, ठीक है, और या फिर लैटरल रोटेशन ऑफ थाई कर रहा है तो उसको भी रेजिस्ट करेगा। तो अगर इस दौरान उसको पेन फील होता है ग्लूटियर रीजन के इस पार्ट में, तो डैट मीन्स कि उसकी क्या है, ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस है, ठीक है। इसी तरह अब जैसे ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस है, इसी तरह इस्ट्रियल बर्साइटिस है। इस्ट्रियल बर्साइटिस बेसिकली जो इस्ट्रियल ट्यूबरोसिटी है ये प्रेजेंट है, ठीक है, इस्ट्रियल ट्यूबरोसिटी को ओवरलाई कर रहा होता है, इसके ऊपर इस्ट्रियल बर्सा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस्ट्रियल बर्सा की इन्फ्लेमेशन क्या होगी, इस्ट्रियल बर्साइटिस, और ये भी बेसिकली फ्रिक्शन बर्साइटिस है जो कि फ्रिक्शन की वजह से हो रही है बिटवीन द इस्ट्रियल बर्सा एंड द इस्ट्रियल ट्यूबरोसिटी। इसमें भी ऐसी मूवमेंट जैसे कि साइकिलिंग आ जाती है या इस तरह की मूवमेंट्स हैं जिनमें कॉन्टीन्यूसली हिप एक्सटेंशन हो रही है वाइल सीटेड, ठीक है। क्योंकि जब हम बैठे होते हैं ना तो क्या होता है कि बॉडी का सारा वेट इस्ट्रियल ट्यूबरोसिटी पे आ जाता है, तो ये प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वाइल सिटिंग, ठीक है। तो अब जैसे साइकिलिंग है तो साइकिलिंग में जो है सिटिंग पोजीशन पे ऑब्वियसली इस दौरान क्या हो रहा है कि जब बंदा साइकिलिंग कर रहा होता है तो कॉन्टीन्यूस एक्सटेंशन भी कर रहा होता है अपने थाई की एट द हिप जॉइंट, ठीक है। तो इस दौरान क्या होगा कि सिटिंग पोजीशन में भी है और कॉन्टीन्यूस एक्सटेंशन भी हो रही है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन पड़ रही है कॉन्टीन्यूसली बिटवीन द इस्ट्रियल बर्सा एंड द इस्ट्रियल ट्यूबरोसिटी, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस्ट्रियल बर्सा की इन्फ्लेमेशन होगी और इस्ट्रियल बर्साइटिस जो है वो
उस बंदे को होगी जो कि कॉमनली साइकिलिंग वगैरह या इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है। और इसी तरह जो है हमारे पास जो कमज़ोर बंदे होते हैं तो यही जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ischial tuberosity, जब हम बैठे होते हैं तो सारा का सारा बॉडी का वेट ischial tuberosity पे होता है। तो कमज़ोर बंदों में बेसिकली ये जो प्रेशर पॉइंट्स है ये प्रेशर सोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि जब वो बैठे होते हैं ऐसे कमज़ोर बनते हैं तो उनको ischial tuberosity यानी जो प्रेशर पॉइंट्स हैं ये बॉडी के, इनमें पेन फील होता है। तो बेसिकली जो है वो उनकी सारी बात है बोन डेंसिटी भी रिड्यूस होगी। दूसरी बात है कि उनकी कमज़ोरी भी है, इस वजह से वाइल सिटिंग उनको ischial tuberosity वाले रीजन में जो है पेन फील होता है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्लिनिकल है हमारे पास वो है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की इंजरी। अब सुपीरियर ग्लूटियल नर्व बेसिकली किसको सप्लाई कर रही होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस और टेंसर फेशियल आर्टा को, ठीक है। टेंसर फेशियल आर्टा तो ग्लूटियस मैक्सिमस को असिस्ट कर रहा होता है इन एक्सटेंडिंग द थाई एट द हिप जॉइंट, लेकिन जो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं इन द एबडक्शन ऑफ द थाई एट द हिप जॉइंट। और इसके अलावा जब बंदा वॉक कर रहा होता है तो ये नॉर्मली बंदा वॉक कर रहा है, इस केस में ये क्या कर रहा है कि पेल्विस को सपोर्ट करता है, और जो स्विंग फेस में लेग होती है, ठीक है, जो अनसपोर्टेड होती है, उसके पेल्विस को स्टेबलाइज करता है, नीचे गिरने नहीं देता, ट्रिप करने नहीं देता, ठीक है। तो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन मेंटेनिंग द पेल्विस वाइल वॉकिंग, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर जो है हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की इंजरी हो जाती है, ठीक है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की लेजन्स हो जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि ऑब्वियसली जो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल हैं वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नर्व उनको नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन ही नहीं कर पा रही, उसको सिग्नल ही नहीं भेज पा रही है मसल्स को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से करेंगे? तो जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, अब जैसे ये बंदा है और इसका ये जो चल रहा है, ठीक है, वॉकिंग फेस में, तो चलते हुए जो हमारे पास सपोर्टेड साइड है, यानी वो वाली साइड जहाँ पे लेग जो है सपोर्ट है ग्राउंड पे, ठीक है, उसका फुट जो है वो ग्राउंड पे है, तो इस वाली लेग का हमारे पास अगर ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल पैरालाइज होगा ड्यू टू द इंजरी टू द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, तो जो अनसपोर्टेड लेग होगी, यानी जो टांग फ्लोर से ऊपर उठी हुई है चलते हुए, तो उस जगह का जो पेल्विस है वो नीचे की तरफ ट्रिप कर जाएगा, यानी पेल्विस टिल्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। जो कॉन्ट्रालैटरल हमारे पास ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस है वो इसको स्टेबलाइज करने में फेल हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो अनसपोर्टेड लेग है उसका पेल्विस नीचे की तरफ ट्रिप कर जाएगा। तो ये किसका साइन होता है कि हमारे पास जो सपोर्टेड लेग है उसका ग्लूटियस मैक्सिमस या मीडियस मसल पैरालाइज है, जिस केस में उसकी जो अनसपोर्टेड लेग है उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली टिल्टिंग हो रही है पेल्विस की वहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रेंडलेनबर्ग साइन, ठीक है, या पॉजिटिव ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट कहते हैं। अब बेसिकली इसमें ये बात याद रखने वाली है कि सिंपल जो अनसपोर्टेड साइड है इसकी तो टिल्टिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन जो कॉन्ट्रालैटरल लेग का ग्लूटियस मीडियस या मिनिमस मसल है वो पैरालाइज होगा, तब दूसरी वाली लेग की पेल्विस की टिल्टिंग होगी, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्रालैटरली जो है वो एक दूसरी लेग के बेसिकली पेल्विस को जो है स्टेबलाइज कर रहे होते हैं वाइल वॉकिंग, ठीक है। तो इस वजह से अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो लेफ़्ट लेग है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लेफ़्ट लेग है और इसकी पेल्विस जो है टिल्ट हो गई है और ये अनसपोर्टेड है और इसकी पेल्विस टिल्ट हो गई है वाइल वॉकिंग, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास राइट लेग है इस पेशेंट की, उसका जो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल है वो पैरालाइज है, जिसकी वजह से जो लेफ़्ट लेग है जब वो अनसपोर्टेड है, मतलब कि उसने जो है अपना पैर जो है फ्लोर से उठाया हुआ है लेफ़्ट लेग का, तो उसकी जो पेल्विस है वो टिल्ट हो गई है ड्यू टू द मैल फंक्शन नॉन फंक्शनिंग ऑफ द ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस मसल, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास ट्रेंटलेनबर्ग टेस्ट आ जाता है जो कि इंडिकेशन करता है पैरालिसिस ऑफ द ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस मसल विच इज़ अल्टीमेटली ड्यू टू द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। और इसके अलावा जो हमारे पास ट्रेंटलेनबर्ग है वो कुछ और केसेस में भी पॉजिटिव हो सकता है, और वो किस केस में हो सकता है, अगर ग्रेटर ट्रोकेंटर का फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है। इस केस में भी हमारे पास क्या होता है कि बोन स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से पेल्विस जो है इसी पोजीशन पे टिल्ट कर जाता है, या फिर हिप जॉइंट की डिसलोकेशन है, ठीक है। अगर हिप जॉइंट की डिसलोकेशन है तो फॉर एग्जांपल फीमर जो है एंटीरियरली या पोस्टीरियरली मूव कर गया, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो हिप जॉइंट
पे मूवमेंट्स परफॉर्म हो रही हैं वो हो ही नहीं पाएंगी, जिसकी वजह से इस केस में भी हमारे पास पेल्विस की टिल्टिंग ऑब्जर्व होगी इन सच काइंड ऑफ पेशेंट्स। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये पॉजिटिव ट्रिंटलेनबर्ग टेस्ट है। अच्छा, अब इसमें इस तरह के पेशेंट्स में सर्टेन टाइप की गेट्स हमें नज़र आती हैं। 3 टाइप्स की गेट हैं। उससे पहले जो बात याद रखने वाली है वो है गेट साइकिल की। गेट साइकिल बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बंदों की ये चेक करते हैं एक्सेसिबिलिटी को, कि उनकी जो मूवमेंट्स है वो सही तरह परफॉर्म हो रही हैं कि नहीं वाइल वॉकिंग, ठीक है। और अगर कोई भी इनमें जो है वो वॉकिंग पे उन्हें प्रॉब्लम आएगा तो हम ये फिर इंडिकेट करते हैं कि इसके किस मसल का पैरालिसिस है अकॉर्डिंग टू द गेट, ठीक है। तो बेसिकली गेट साइकिल में 2 फेजेस होती हैं, एक स्विंग फेज और एक स्टैंस फेज, ठीक है। स्विंग फेज में क्या होगा कि जैसे ही बंदा अपना जो फुट है वो ग्राउंड से उठाएगा तो वो कौन सा फेज हो जाएगा, वो बिगनिंग ऑफ द स्विंग फेज होगा, ठीक है। और जैसे ही बंदा जो है वो अपना पैर जो है वो फ्लोर पे रख देगा दोबारा से, दैट विल बी द बिगनिंग ऑफ द स्टैंस फेज, ठीक है। तो इस तरह से ये जो वॉकिंग है इसके 2 फेजेस होते हैं गेट साइकिल में, स्विंग फेज एंड दी स्टैंस फेज। और इसमें जो एग्जामिनर्स हैं वो पेशेंट को वॉक करवा के देखते हैं कि उनके स्विंग फेज और स्टैंड फेज में कोई भी एबनॉर्मेलिटी है, तो इस हिसाब से वो फिर डायग्नोसिस करते हैं कि उनके किस मसल का या किस वजह से उनकी जो है वो ये एबनॉर्मेलिटी आ रही है गेट में, ठीक हो गया। अब इस तरह जो हमारे पास ये केस है जिसमें हमारे पास क्या है कि शैटिक नर्व इंजरी है, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल की पैरालिसिस है। तो इसमें 3 तरह की गेट्स नज़र आएंगी। सबसे पहले वेडलिंग गेट या ग्लूटियल गेट, ठीक है। ये जो नज़र आ रही है दिस इज़ द वेडलिंग गेट या ग्लूटियल गेट। अब इसमें क्या नज़र आ रहा है कि जो अनसपोर्टेड साइड है, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि अनसपोर्टेड साइड का पेल्विस तो टिल्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपना जो पाँव है वो सही तरह से फ्लोर से नहीं उठा पा रही है। तो इसके लिए वो क्या करेगी कि जो सपोर्टेड साइड है, ठीक है, इसकी जो ऑपोजिट साइड है इसमें क्या कर जाएगी, थोड़ा सा लीन कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अब ये नज़र आ रहा है, अगर एरो की डायरेक्शन को देखें तो ये थोड़ा सा इस तरफ वो झुक गई है, अपनी जो सपोर्टेड साइड है उस तरफ थोड़ा सा झुक गई है। अब झुकने से क्या होगा कि पेल्विस को थोड़ा सा रूम मिले कि वो क्या करे कि फुट को ग्राउंड से क्लियर करवा सके, ठीक है। तो इस तरह की गेट अगर पेशेंट शो करेगा इसको हम क्या कहते हैं, वेडलिंग गेट या फिर ग्लूटियल गेट। दूसरी जो हमारे पास गेट है डैट इज़ द स्टेपिज गेट। स्टेपिज, अब नाम से जाहिर है कि स्टेप यानी कि वो अपने पैर को इतना जो है वो उठाएगी एज़ फार एज़ पॉसिबल। अब जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये जो थोड़ा सा शेडेड एरिया है कि इसने अपने फुट को काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड से उठाया हुआ है ताकि इसके पेल्विस को रूम मिल सके कि वो फुट को ग्राउंड से क्लियर करवा सके। तो इस तरह की गेट जिसमें अपना पाँव पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा उठाता है चलने के लिए, तो इस तरह की गेट को हम कहते हैं स्टेपिज गेट, हाई स्टेपिंग गेट है बेसिकली, ठीक है। और ये वाली जो थर्ड गेट नज़र आ रही है डैट इज़ द स्विंग आउट गेट। अब स्विंग आउट गेट से साफ पता चल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि ये फुट की थोड़ी सी लैटरल रोटेशन करवाती है, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि फुट इसका थोड़ा सा लैटरली रोटेटेड है, ताकि अगेन वही है कि ये अपने पेल्विस को थोड़ा सा रूम प्रोवाइड कर रही है ताकि फुट को वो ग्राउंड से क्लियर करवा सके, फुट को जो है ग्राउंड से ऊपर उठा सके पेल्विस को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 तरह की गेट्स अगर पेशेंट शो करता है वाइल डूइंग द गेट साइकिल, तो उसमें क्या होगा कि एग्जामिनर आराम से ये डायग्नोसिस कर सकता है कि इसके ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल की पैरालिसिस है। और अच्छा, सेम यही जो हमारे पास केसेस हैं वो फुट ड्रॉप में भी नज़र आते हैं, ठीक है। ये गेट फुट ड्रॉप में भी नज़र आता है जो कि बेसिकली कॉमन फिब्यूलर नर्व इंजरी की वजह से होती है, जो कि हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, जो हमारे पास लेग के क्लिनिकल्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे फुट ड्रॉप को। तो बेसिकली जो बात रखने वाली बात है वो ये है कि हमारे पास जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की इंजरी है जिसके थ्रू क्या हुआ है कि ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल की पैरालिसिस हो गई है, उसमें क्या होगा, एक तो ट्रिंडलेनबर्ग साइन जो है वो शो करेगा पेशेंट, ठीक है, जिसमें उसका जो अनसपोर्टेड साइड है उसके पेल्विस की टिल्टिंग हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात याद रखनी है, और दूसरी ये बात याद रखनी है कि ऐसा पेशेंट 3 तरह के गेट्स शो करेगा। सबसे पहले कौन सा था, वेडलिंग गेट,
कि जो उसकी ये वाली सपोर्टेड साइड है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लीन कर जाएगा, थोड़ा सा झुक जाएगा। और दूसरी बात कौन सी थी, दूसरी गेट सॉरी कौन सी थी, स्टेपिज गेट, जिसमें वो अपने पैर को ऊपर उठाएगी रूम प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और तीसरी हमारे पास स्विंग आउट फेस है, जिसमें उसका पैर जो है सिंपली लैटरली रोटेटेड होगा। ओके, अब हमारे पास आ जाता है शैटिक नर्व की इंजरी, ठीक है। और शैटिक नर्व की इंजरी की वजह से क्या होता है कि शैटिका एक कॉमन कंडीशन है पेशेंट्स में, जिसमें जो सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शैटिक नर्व है वहाँ पे पेन फील होता है। तो बेसिकली अब होगा क्या इस केस में, सबसे पहले तो ये बात याद रखने वाली है कि शैटिक नर्व बेसिकली कहाँ से निकल रही होती है, जो ग्रेटर शैटिक फोरामेन है वहाँ से निकल रही होती है बिलो द पिरिफॉर्मिस मसल, ठीक है। तो अगर हम बात करें शैटिक नर्व इंजरी के कॉजेज़ की, तो सबसे पहले अब ये पिरिफॉर्मिस मसल के नीचे से जो है निकल के जो हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई है वहाँ पे रन कर रही होती है। तो अगर हमारे पास पिरिफॉर्मिस मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है या इसका स्पैज़म होता है, तो ये क्या करेगी कि शैटिक नर्व पे ऑब्वियसली प्रेशर डालेगी, उसको दबाने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से जो हमारे पास शैटिक नर्व है वो अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इस केस में भी हमारे पास क्या होगा कि शैटिक नर्व इंजरी के चांसेस हो जाते हैं और इसको हम पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा क्या कॉजेज़ हो सकते हैं कि अगर हमारे पास हर्निएटेड डिस्क है, ठीक है, हर्निएटेड डिस्क है तो ऑब्वियसली ये जो जगह है हर्निएशन ने घेर ली है, जिसकी वजह से वो क्या करेगी कि जो हर्निएटेड पार्ट है, प्रोट्रूडिंग पार्ट है बेसिकली, तो वो प्रोट्रूजन क्या करेगी कि जो शैटिक नर्व है उस पर प्रेशर डेवलप करेगी, जिसकी वजह से उसकी इंजरी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी हमारे पास क्या रीज़न हो सकती है कि अगर पेल्विस है उसका फ्रैक्चर्स है, ठीक है, फ्रैक्चर की वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स होंगे, बोनी फ्रेगमेंट्स, उनकी वजह से शैटिक नर्व इंजरी हो सकती है। और हिप जॉइंट की अगर डिसलोकेशन है, अब यहाँ पे बहुत अच्छा सा नज़र आ रहा है कि ये हिप जॉइंट से कितना क्लोजली रिलेटेड है। तो अगर हिप जॉइंट की डिसलोकेशन हो जाती है और फीमर बोन पोस्टीरियरली डिसलोकेट हो जाती है इन दी, ये हमारे पास नज़र आ रहा है फीमर का हेड, ठीक है, सही तरह से तो नज़र नहीं आ रहा, पूरा नहीं दिखाया हुआ, ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है कि ये हेड जो है वो स्टीरियरली डिसलोकेट हो जाता है ड्यू टू हिप जॉइंट डिसलोकेशन। तो ये क्या होगा कि जो हमारे पास शैटिक नर्व है इसकी इंजरी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। और इसके अलावा अगर हमारे पास कोई ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से लोअर लंबर और सैक्रल नर्व्स की इंजरी हो गई है, तो ऑब्वियसली जो शैटिक नर्व की नर्व रूट्स हैं वो लोअर लंबर और सैक्रल नर्व से आ रही होती हैं, सैक्रल प्लेक्सस से आ रही होती हैं। तो अगर इनकी डैमेज हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो शैटिक नर्व है उसकी भी इंजरी होगी। और जो सबसे कॉमन रीज़न है वो है हमारे पास इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन, ठीक है। वो हम देखेंगे कि सेफ साइड कौन सी और डेंजर साइड कौन सी। अगर डेंजर साइड में इंजेक्शन लग गया ना, तब हमारे पास बहुत सारे के चांसेस होते हैं कि शैटिक नर्व की इंजरी हो जाए। अच्छा, देन अगर हम देखें इसके मोटर फंक्शन को, ठीक है, सबसे पहले तो ये बात है कि इसके जो मोटर क्लिनिकल फीचर्स हैं, यानी जिन मसल्स को वो सप्लाई कर रही है, जैसे कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई को ये सप्लाई कर रही होती है, इसकी जो टिबियल ब्रांच है, टिबियल नर्व है, वो सप्लाई कर रही होती है। तो ऑब्वियसली जो हैमस्ट्रिंग मसल्स प्रेजेंट है इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, उनकी पैरालिसिस हो जाएगी। लेकिन जाहिर बात है फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट इफेक्ट होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि हैमस्ट्रिंग मसल क्या है, फ्लेक्सर्स हैं ऑफ द नी जॉइंट, लेकिन क्या होगा कि वीक फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट स्टिल पॉसिबल रहेगी बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द सार्टोरियस मसल, जिसको फेमरल नर्व सप्लाई कर रही है, और ग्रेसिलिस मसल, जिसको ऑब्जुरेटर नर्व सप्लाई कर रही है। इसके अलावा जितने भी मसल की पैरालिसिस है, लेकिन ये भी जो है वीक फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो बिलो द नी जॉइंट जितने भी मसल्स हैं वो पैरालाइज हो जाएंगे, क्योंकि एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग्स तीनों को शैटिक नर्व की ब्रांचेस ही सप्लाई कर रही होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इसकी इंजरी हो गई है तो लेग के जितने भी मसल्स हैं बिलो द नी, तो वो पैरालाइज हो जाएंगे। और इस कंडीशन में क्या होगा कि फुट प्लांटर फ्लेक्स पोजीशन पे रहेगा और उसको हम फुट ड्रॉप कहते हैं अगेन। अच्छा, सेंसरी लॉस हमारे पास होगा बिलो द नी जॉइंट हर जगह पे होगा एक्सेप्ट मीडियल साइड ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ लेग के और मीडियल बॉर्डर ऑफ द फुट के, ठीक है।
यहाँ पे जो मीडियल साइड ऑफ द लेग और मीडियल बॉर्डर ऑफ द फुट है, इसके अलावा हर जगह सेंसरी लॉस होगा। यहाँ पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको सेफनेस नर्व सप्लाई कर रही होती है। सेफनेस नर्व सेंसरी जो है वो सप्लाई कर रही होती है, जो कि बेसिकली फेमरल नर्व की ब्रांच है, ठीक है। तो बाकी हर जगह हमारे पास डिफरेंट क्यूटेनियस नर्व दे रही होती है जो हमारे लेग में, ठीक है। और वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, जैसे कि आ जाती है लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द काफ आ जाती है, स्यूरल नर्व आ जाती है जो टिबियल नर्व की ब्रांच है, और इसके अलावा हमारे पास सुपरफिशियल फिब्यूलर या पेरोनियल नर्व आ जाती हैं। ये सारी क्यूटेनियस जो है इनर्वेशन कर रही होती हैं एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल कंपार्टमेंट और लैटरल साइड ऑफ द लेग को। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे पास शाइटिक नर्व की इंजरी होती है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि हमारे पास सेंसरी लॉस के तौर पे, जिसे हम शाइटिका का नाम दे रहे हैं, तो क्या होगा हमारे पास इस सारे रीजन की अलॉन्ग विद द लैटरल बॉर्डर ऑफ द फुट, क्योंकि इधर भी शाइटिक नर्व भी सप्लाई कर रही होती है, तो यहाँ पे सारा का सारा सेंसरी लॉस हो जाएगा और मोटर लॉस तो होगा ही होगा। ओके, जो हमारे पास लास्ट बात रह गई थी वो इंट्राग्लूटियल इंजेक्शंस हैं, ठीक है। अब हमने यही बात की कि शाइटिक नर्व इंजरी के बहुत कॉमन कॉज है यहाँ पे इंजेक्शन जो है वो डेंजर साइड पे दे दिया जाए। अब बेसिकली हाँ, उससे पहले एक ये बात है कि अगर एनेस्थीसिया देना हो, ठीक है, और ब्लॉक करना हो शाइटिक नर्व को इन सर्टेन केसेस, तो क्या करेंगे हम कि जो हमारे पास ये पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन है इसके, और जो हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ठीक है, ग्रेटर ट्रोकेंटर पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, इसके बीच में जो है हम एनेस्थीसिया जो है देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनके बीच में ऑब्वियसली जो शाइटिक नर्व है वो लाई कर रही है, तो यहाँ पे हम एनेस्थीसिया देते हैं। ओके, अब यहाँ पे एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो ऑब्वियसली ये साइड यहाँ पे शाइटिक नर्व प्रेजेंट है, तो ये साइड तो डेंजर साइड है, ठीक है। जो हमारे पास इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन होते हैं, मोस्टली जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं वो ग्लूटियल रीजन में और ख़ास तौर पे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल में दी जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मसल जो है वो थिक है और लार्ज है, ठीक है, और इसका सब्सटेंशियल वॉल्यूम है कि वो क्या करे, इस सब्सटेंशियल वॉल्यूम की वजह से जो इंजेक्टेड सब्सटेंसेस है उसको वो ईजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है, और इंट्रामस्कुलर जो वेन्स हैं वहाँ पे भी ईजिली एब्जॉर्बशन हो जाती है इंजेक्टेड सब्सटेंसेस की, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि एक यहाँ पे ग्लूटियल रीजन में डेंजर साइट है और एक सेफ साइट है, ठीक है। डेंजर साइट तो ये सारी की सारी ग्लूटियल रीजन होगी एक्सेप्ट वन, ठीक है। ये हमारे पास जो अपर मीडियल क्वाड्रेंट है, ठीक है, लोअर मीडियल क्वाड्रेंट है और हमारे पास जो लोअर लैटरल क्वाड्रेंट है, ये तीनों के तीनों क्वाड्रेंट्स या जो कंपार्टमेंट्स हैं ये डेंजर साइट हैं। क्यों? क्योंकि शाइटिक नर्व इनसे क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं भी अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे दिया जाए, जो कि अक्सर जो इंजेक्शन से दिए जाते हैं, ठीक है, विदाउट नोइंग द सेफ साइड ऑफ द इंजेक्शन, कहीं भी इंजेक्शन को ग्लूटियल रीजन में लगा देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बाद में शाइटिक नर्व की इंजरी होती है और शाइटिका की कंडीशन जो है वो कॉमन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों क्वाड्रेंट्स में जो है वो डेंजर साइट है, यहाँ पे हम नहीं दे सकते। सिर्फ और सिर्फ जो अपर लैटरल क्वाड्रेंट है ये सेफ साइट है फॉर द इंजेक्शन, ठीक है। अपर लैटरल क्वाड्रेंट भी और जो हमारे पास एंटीरो लैटरल साइड ऑफ द थाई है, ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो ना, जो ये लैटरल साइड है और एंटीरो लैटरल साइड है, यहाँ पे भी शाइटिक नर्व जो है वो दूर पड़ी हुई है, तो यहाँ पे भी अगर हम इंजेक्शन देंगे तो ऑब्वियसली शाइटिक नर्व का इंजरी के चांसेस बहुत कम होंगे। तो अपर लैटरल क्वाड्रेंट इज़ द सेफ साइड फॉर द IM इंजेक्शंस। और इसके लिए एक और तरीका भी होता है, अगर इंजेक्शन जब देना हो तो हम अपनी इंडेक्स फिंगर को एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन पर प्लेस करते हैं और जो मिडल फिंगर है उसको आइलिक ट्यूबरकल पे प्लेस करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम ये दोनों फिंगर्स इस तरह से प्लेस करेंगे तो एक ट्रायंगल सा बन जाएगा, तो इस ट्रायंगल में हम जो है वो इंजेक्शन ईजीली प्रोवाइड कर सकते हैं और ये सेफ साइड है फॉर द IM इंजेक्शंस। इस तरह से जो हमारे पास शाइटिका है उस पेशेंट में ऑब्वियसली शाइटिका की कंडीशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन ये अक्सर बात जो है वो लोगों को पता नहीं होती है और अक्सर लोग जो है इन्हीं डेंजर साइड में कहीं भी ग्लूटियल रीजन में ऐसे ही इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से बाद में पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ग्लूटियल एंड पोस्टीरियर थाई रीजन्स क्लिनिकल्स।